हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। और ये हम सी सेट का पेपर देखने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर तो 8 है, पर सी सेट का देखें तो ये 1 नंबर है, मतलब 1 नंबर सी सेट टेस्ट पेपर है 2024 का। तो जीएस के पेपर तो देख ही रहे हैं, पर सी सेट का भी देखते चलो ताकि आपको आइडिया लगे। और अभी मुश्किल से 60 दिन ही बचे हैं, तो आपको सी सेट का तो देखना ही पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं किस तरीके का पेपर आते हैं। वैसे तो पेपर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, लेकिन आप मेरे साथ अब सॉल्व करो तो सी सेट की भी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। हाँ, दूसरी बात है कि इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात हो रही है। एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखाते जाओ। तो सी सेट में वो चेंज रहता है, कुछ लोग इंग्लिश से अटैम्प्ट करते, कुछ लोग हिंदी से, तो उस हिसाब से देख लेना। जहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा बाइलिंगुअल, मैं पूरा पूरा शो करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फर्स्ट देखो, स्टार्ट होता कि अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। समीचीन, प्राचीन, कालांतर एंड सनातन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है। और इसी तरीके से आपका ग्रामर हिंदी मिलेगी जब आप सी सेट का पेपर अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। पहले आप इसको गेस करो, तो यही हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर आपको याद है। देखो, या तो आपको लग रहा होगा प्राचीन, ठीक है, अगर गेस करोगे तो प्राचीन लग रहा होगा। समीचीन और कालांतर का तो मुझे आइडिया नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सनातन। सनातन ही वो सही शब्द है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए मध्यस्थ कोण को कहते हैं। ये भी है कि पश्चिम इधर आ गया, और उत्तर दिशाओं के लिए मध्यस्थ कोण कहते हैं। ऑप्शन है ईशान, नैऋत्य, वायव्य एंड आग्नेय। अभी क्या कहते हैं, कहीं आपने अगर पढ़ा हो तो वायव्य होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये ग्रामर है, इसको तैयार कर लेना। थर्ड है कि चिरंतन का सही विलोम शब्द है नस्वर, अचिंतन, अचर एंड अचेतन। ये इसका क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका कह रहे हैं कि चिरंतन का सही विलोम शब्द नस्वर। वैसे मैं नस्वर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मगर इसका आंसर इन्होंने नस्वर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि धवल का विलोम है। ऑप्शन है स्वच्छ, श्वेत, मलिन और निर्जल। तो यहाँ पर जो धवल का विलोम कह रहे हैं, धवल मतलब एक तरीके से होता है बढ़िया, सुंदर, उसी टाइप का मुझे लग रहा, कुछ मैंने कहीं सुना है। तो स्वच्छ भी सुंदर ही होता है, साफ़ सुथरा। श्वेत भी साफ, निर्जल भी कहते हैं जिसमें कोई गंदगी ना हो, इम्प्योरिटी ना हो। तो फिर इसका मलिन गेस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब शुद्ध तो होना ही चाहिए, संयुक्त मतलब 2 वाक्यों को मिला के एक वाक्य बनाओ, वो कह रहे हैं। जैसे ए ऑप्शन है कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक लाइन है। बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, ये 2 हैं, पर अब ये सही है कि नहीं पता नहीं। सी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। डी, मुझे परीक्षा देनी और मैं लखनऊ जा रहा हूँ। ये इनके वो हैं, वाक्य हैं 4। हमें बताना कि इसमें से संयुक्त कौन सा वाक्य है। तो कह रहे हैं कि संयुक्त वाक्य है क्योंकि यह वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, पहले मैंने बताया, और दोनों स्वतंत्र भी है। तो कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, मुझे परीक्षा देनी है और मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब अशुद्ध बतानी है। सदृश, ग्रहणी, हस्तक्षेप एंड याज्ञवल्क्य। तो आपको यहाँ पर थोड़ा आइडिया लग गया होगा। हस्तक्षेप तो आपका सही लग रहा है, सदृश भी सही लग रहा है, ग्रहणी भी सही लग रही, फिर याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य नहीं होता है। तो फिर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि अशुद्ध पूछा तो अशुद्ध इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए, और तद्भव जिनमें कुछ बदलाव किया गया है। ए शक्कर, बी सप्तसती, सी होली एंड डी मोती। कह रहे तत्सम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो जो सप्तसती है ये आपका शब्द तत्सम है, और इसका तद्भव जो होगा वो सतसई होता है। शक्कर, होली और मोती तद्भव हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं शब्दों को तो कुछ आइडिया लग जाता होगा। तो सप्तसती जो है ये कह रहे हैं कि तत्सम शब्द है, यानी कि एज इट इज है, इसका सतसई तद्भव होता है, ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों की युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। ऑप्शन है घृत, घी, बी ओष्ट्र, ऊंट, सी त्वरित, तुरत एंड डी तिक्त, तीता। अब इसमें से हैं तो मतलब तत्सम तद्भव शब्द के मेल हैं, पर वो भी सही नहीं सुमेलित है, इनमें से कुछ गलतियां हैं, तो वो बताना है। ओष्ट्र जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंट है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सॉरी, त्रुटिपूर्ण इन्होंने बोला था, तो हाँ इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो विकल्प बी सही है। वैसे त्रुटि नहीं है लिखना चाहिए था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड लग रहा है ना। तो चलो नेक्स्ट कह रहे हैं
कि देखो 8 के बाद में यहाँ पर 9 लिखना चाहिए था, ये यहाँ पर 7 नंबरिंग प्रिंट हो गई। एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। बी, वह काली गाय घास चर रही है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। और 2 ऑप्शन है कि मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। एंड डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ये क्रिया विशेषण का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। बताना कि इसमें से सही क्या है। तो विकल्प डी कह रहे हैं कि जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है, जो कि क्रिया विशेषण है। तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। ऑप्शन है अच्छी, बी लड़कियां, सी वे, या डी है। यानी कि इसमें से कौन सा विकारी विशेषण है, मतलब विशेषण लगा है लेकिन विकारी विशेषण लगा है, ये पूछ रहे हैं। तो वाक्य जो शुरू हुआ है वो वे अच्छी लड़कियां हैं में विकारी विशेषण अच्छी हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि वे अच्छी लड़कियां हैं में अच्छी हैं, ये इसका विकारी विशेषण बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। देखो अशुद्ध यहाँ पर बताया है। ठीक है, ऑप्शन है गंगा जाह्नवी, बी पानी पाणी, सी ग्रह सदन, एंड डी मयूर केकी। इसमें से कोई एक जो मतलब जोड़ा है या जो ये ग्रुप है बना हुआ है 2 का, इसमें कोई एक गलत है। तो पाणी शब्द युग्म जो है वो गलत है, पर्यायवाची की दृष्टि से क्या नाम है कि गलत है। तो पानी पाणी, बी ऑप्शन कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत सुमेलित यानी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो राक्षस का नाम भी सुनते हैं, दानव का नाम भी सुनते हैं। अब थोड़ा सा अगर गेस करो, निशाचर के भी नाम सुनते हो, लोग कह देंगे ना निशाचर हो क्या, मतलब उसका कि क्या राक्षस हो क्या, दैत्य हो क्या, भूत हो क्या। भूसुर जो है वो आपका इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी गेस कर सकते हो, अगर याद ना भी होगा तो इनको हटाने के बाद। थर्ड है कि उत्पत्ति के आधार पर चापलूस किस प्रकार का शब्द है। अरबी, तुर्की, फारसी और पुर्तगाली। क्वेश्चन ये आते हैं, आलपीन का आया था 2022 में। ठीक है, तो ध्यान रखना और तैयार भी रखना। चापलूस फारसी शब्द का उदाहरण है, तो फिर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहे हैं रामायण में कौन संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी अयाति संधि, सी यण संधि, या डी वृत्ति संधि। रामायण में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। राम प्लस आयन बराबर रामायण होती है, तो इसमें आपकी कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है अत्यधिक, बी राजर्षि, सी सदैव, या डी राघवेंद्र। यण संधि, तो अत्यधिक यण संधि का उदाहरण है। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो ये 15 मैंने अपने वीडियोज़ में भी बताया कि 15 क्वेश्चन ये ग्रामर के। मान लो इन केसेस में से 12 ही आपके सही होते, 3 आपके गलत हो जाते हैं, फिर भी 12 आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब ये आपका आ गया है यहाँ पर, ये एक तरीके से पैसेज है, गद्यांश कहते हैं। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये इतनी लाइनों के गद्यांश में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कह रहे हैं कि उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव भी रखना है। मतलब अगर हम उदार हैं तो केवल धन से उदारता ना दिखाएं, हमारे विचार भी होने चाहिए, भाव भी होने चाहिए दूसरों के प्रति, समझने के, उनकी समस्याओं को सुनने के, उनके विषय में अच्छे भाव रखने के, ये इसमें कह रहे हैं। दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। यह ना समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, है ना। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है, वह यह है कि उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए। मतलब अगर हम धन से किसी की मदद करते भी है तो उसको ये ना बताएं कि हमने आपकी मदद इससे की वरना नहीं होती। ऐसा करो कि उसे ये लगे कि हाँ ये कितने अच्छे, ये ना लगे कि अरे यार इन्होंने मदद तो करी पर इनका कितना बड़ा एहसान हो गया, हमें बहुत जल्दी इसका एहसान चुकाना है। और इसकी आज के समाज में बहुत कमी दिख रही है ना। तो कह रहे एहसान न जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है, एहसान दिखाकर उपकार करना अनुपकार है। ठीक है, ये 5 से 7 लाइनें हो गई जो आपका गद्यांश है। तो कह रहे गद्यांश का शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए सेवक भाव, बी एहसान, सी उदारता, या डी निस्वार्थ। क्लोज आंसर है, आपको लग रहा होगा कि इनमें से सभी होंगे, लेकिन क्योंकि शुरू ही उदारता से हुआ है तो इसका आंसर आपका उदारता ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गद्यांश के अनुसार उदारता क्या है। ऑप्शन है किसी को धन देना, बी धन के साथ दूसरों के प्रति उदार भाव रखना, सी समाज में सेवक भाव से रहना, या डी एहसान दिखाकर उपकार करना। तो नॉर्मली थोड़ा सा अगर गेस करो, आप देखो कि क्या हो सकता है इसका, पढ़ो, पढ़ के फिर बताओ। तो सबसे ठीक आंसर इसका क्लोज क्या लग रहा है,
समाज में सेवक भाव से रहना भी लग रहा है, किसी को धन देना भी लग रहा है। ये नहीं, डी तो नहीं लग रहा, लेकिन बी सबसे क्लोज लग रहा है कि धन के साथ दूसरों के प्रति उदार भाव भी रखना है ना। नेक्स्ट है कि उदार पुरुष कैसा होता है। ऑप्शन है दूसरों पर एहसान जताता है, बिल्कुल नहीं। उपकृत को नीचे दिखाता है, बिल्कुल नहीं। समाज में सेवक भाव से रहता है, या धन का दान करता है। अब ये सी और डी में आपको देखो क्या लग रहा है। समाज में सेवक भाव से रहता है, तो फिर आपको सी ऑप्शन इसमें भी क्लोज लग रहा है ना। नेक्स्ट है कि सच्ची उदारता का आशय है। धन की उदारता, अनुपकार की उदारता, उपकृत के प्रति एहसान दिखाना, या डी मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको क्या लग रहा है, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। धन की उदारता हो सकता है, बट मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, ये इसका सबसे क्लोज आंसर है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि खुद तो ज्ञान दे रही हैं, अपना क्या निकाली क्या। मेरे इसमें एक या दो ही क्वेश्चन गलत हुए, मेरे सही थे, पर इसी में ज़्यादा सही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पैसेज तो अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, मैं हिंदी का ही अटैम्प्ट करती हूँ, मेरा इसमें सही होते हैं। ऐसा नहीं जैसे अगर मैंने 15 अटैम्प्ट किए थे ग्रामर में, ग्रामर मेरा ज़्यादा गलत होगा, बट ये पैसेज वाला गलत नहीं होता। और जैसे मेरा इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छा जाता है, वो मेरा गलत कम होता है। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो मतलब श्योर है कि 15 तो हर हाल में सही हो जाते हैं। ये मेरा विश्वास है, और अंधविश्वास नहीं है बिल्कुल भी, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ डेली कि मैं मेहनत करती रहूँ और बुद्धि समय चलती रहे, है ना, कोई इधर उधर की प्रॉब्लम ना आए, ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। जो एक दो गलतियाँ हुई वो इस बार दोहराई ना जाए। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये पेपर खोल के बैठ गई और आपको ज्ञान दे रही, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई मन नहीं आपको ज्ञान देने का, मेरा सिर्फ मन है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट का सिलेबस चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूं। अगर इन केस आप कहीं ऐसे रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बस इतनी हेल्प हो जाए, मेरा बस इतना औचित्य है, इसके सिवा कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा मुहावरे का उदारता की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन है दूसरों के प्रति उदार भाव रखना, बी दूसरों के विचारों का आदर करना, सी उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए, एंड डी समाज के निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ठीक है, देखो इसमें ये वाला मेरा हुआ था, मैंने सोचा था कि समाज के निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए, ये होना चाहिए, क्योंकि सारे ज़्यादातर क्लोज आंसर देते हैं इसमें। आपको उस समय बताया ना, एग्ज़ाम सेंटर पे ये ज़्यादा गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, मेरे से भी होते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर रहता है। लेकिन क्योंकि मैंने टाइम पीरियड वही लेके पेपर सॉल्व किया, पर रूम में क्या है कि प्रेशर कम रहता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैंने सी की जगह डी ऑप्शन टिक किया था, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 20 का। ठीक है, उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए, ये भी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पहले दूसरे को देखा जाता है, फिर अपने आप को, बी पहले समाज को देखा जाता है और फिर संसार को, सी पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है, एंड डी जब पाप बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है। तो ये तो खैर थोड़ा सा अलग है, बस ये 3 में क्लूज हैं, तो आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा। अगर ये आपके आसपास आए हैं, आपने इनको तैयार किया, तो आंसर आपका होगा कि पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखो या देखा जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि पहले अपने आप को देखो फिर दूसरे के बारे में बातें बनाना, वही समथिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमता, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हर बात का उपाय है, बी खर्च भी ना हो और काम भी बन जाए, सी भलाई के प्रतिफल में बुराई मिलना, या डी बात कहते ही काम नहीं होता। इसको देखो सुनोगे कभी, किसी मूवी में डायलॉग होगा कि तुम तो हथेली में ही सरसों जमाना चाह रहे हो, है ना, कि तुरंत सारा कोई भी ऐसा काम हो जो तुरंत हो जाए। तो ये तो मेरा गलत नहीं हुआ, डी आंसर इसका हो जाएगा, बात कहते ही काम नहीं होता है, मतलब रुकना पड़ता है, टाइम लगता है, ये इनके कहने का मतलब है। नेक्स्ट है कि इनमें से सूर्य का अर्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना है। ऑप्शन है कुमकुम, बी सिंदूर, सी सुधा, एंड डी लाल। अब सूर्य का अर्थ नहीं है, ये इसमें है, तो देखो ये भी आपका मैच कर रहा है, कुमकुम सिंदूर लाल, है ना, लेकिन सुधा इसमें, क्योंकि सुधा अमृत का अर्थ है, अतः सूर्य के अनेकार्थ शब्द होते हैं जिनमें सुधा नहीं है। जलज में कौन सा समास है। ठीक है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या डी द्विगु समास। तो समास के भी 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर आपने कहीं देखा होगा तो बहुब्रीहि समास है इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, बी जलज में बहुब्रीहि समास है। ओके, नेक्स्ट है कि कर्मधारय समास है। ऑप्शन है मालगोदाम, बी गंगाजल, सी महाकवि, एंड डी त्रिफला। तो अब कर्मधारय समास क्या होगा इसमें, महाकवि कर्मधारय समास है। ठीक है, महाकवि कर्मधारय समास है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं, जो इंग्लिश पैसेज यहाँ पे अटैम्प्ट करते, तो उनके लिए ये दिखा दूँ। वैसे मैंने कल इसको पढ़ के अटैम्प्ट करने की कोशिश की,
थोड़ा बड़ा है हिंदी वाले से, लेकिन कुछ ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ रही थी। तो मैं ये जब पढ़ती हूँ, इसको आप पहले पढ़ते चलो। इसको जब हम पढ़ लेते हैं, देखो मैंने यहाँ से रोक के रखा, तो आप वीडियो को रोक के यहाँ से पढ़ो। बहुत सिंपल है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बिलीव्स एंड मोरल्स हैबिट्स। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक पीपल बेटर एंड टू लेट देम डेवलप देयर ओन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब जब एजुकेटेड व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसकी स्किल इम्प्रूव होती, इन्हेंस होती हैं, विच आर नीडेड फॉर देयर लाइफ, जो उसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको हिंदी नहीं इसकी हिंदी नहीं आएगी, आने वालों को आती है, पर मैं इसे बताती चल रही हूँ। इट रिड्यूस दी चैलेंजेस फेस्ड बाई इंडिविजुअल्स। तो मुझे ये जब समझ में आ रहा था तो मैंने सोचा देखती हूँ इसको अटैम्प्ट करके। या आप इस तरीके से वीडियो को रोक रोक के इनको लाइन बाई लाइन पढ़ते जाना, ठीक है, आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। आप सी सेट पूरा अटैम्प्ट कर लोगे, और चीज़ें आप सी सेट में सेम ही अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से तो ये वाला जो एक इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैं ज़रूर अटैम्प्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये पैसेज पढ़ने के बाद में ये तो ये पूछ लेते हैं कि इस पैसेज का ओवरऑल मतलब क्या है। जैसे हिंदी में पूछ लिया था कि पैसेज क्या कह रहा है, गद्यांश क्या कह रहा है, तो इसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मैं इसमें अटैम्प्ट कर लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि चूज़ दी स्टेटमेंट दैट इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। मतलब ये 4 लाइनें दी हैं और इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि इस पैसेज के हिसाब से इनमें कौन सी लाइन है जो मतलब कि इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि एजुकेशन सर्व एज ए की टूल फॉर सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड इंश्योरिंग सोसाइटल स्टेबिलिटी। ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन जो होती है वो सोसाइटल स्टेबिलिटी की होती है, तो ऐसा नहीं है। जो जितने एजुकेटेड है वो सोसाइटल मतलब कि स्टेबल ही नहीं है, कुछ लोग तो यहाँ वहाँ परेशान भी हैं। तो मुझे यही लगा था और इसका ये आंसर सही भी निकल गया था। मैं 1-2 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर लेती हूँ, पूरे नहीं अटैम्प्ट करती। अब जैसे ये यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसके बनते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ एक्विजिशन एज यूज्ड इन देयर पैसेज इट रिफर्स टू। मतलब इसका आंसर क्या है, ये क्या है, ओके। तो इनको आप देखते चलो। फिलहाल एंटोनियम सिनोनियम्स इसमें देते हैं, वो ऐसे कुछ ना कुछ कीवर्ड्स और वर्ड्स निकलते रहते हैं जिसके एंटोनियम सिनोनियम्स वो दे देते हैं, ठीक है। ये हमने 32 तक देख लिया, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम से है वो आप इनको देखते चलो, अपना अटैम्प्ट करते चलो, ठीक है। ओके, देखो इसके जो हमने वो इंग्लिश मीडियम के अटैम्प्ट किए हैं मतलब उस तरफ, तो उसका आंसर मैं भेज दूंगी पीडीएफ में, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि क्वेश्चन तो दिखा दिया, आंसर का आंसर मैं पीडीएफ में भेजूंगी, इसमें दिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पेशेवर वातावरण में कौन सी संचार शैली में सहकर्मियों के बीच विश्वास और तालमेल को बढ़ावा देने की अधिक संभावना है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष और मुखर, बी सहानुभूतिपूर्ण और खुले विचारों वाला, सी अप्रतिरोधी और अलगावपूर्ण, एंड डी व्यंग्यात्मक और हास्यप्रद, ठीक है। ये इनका कहना है। पहले बात, व्यंग किसी पे करोगे तो वो अपने आप में ही बेकार होता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। सी है कि अप्रतिपूर्ण या अप्रतिरोधी और अलगाव, ये कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है ना। अलगाव रखेंगे तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीच विश्वास और तालमेल को बढ़ावा देने की, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सहानुभूति और खुले विचारों वाला, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लुप्त पद के लिए सही विकल्प की खोज कीजिए। अब देखो ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3, ये 6 यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, तो 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, 3 to 5 + 6, ये 6 आ गया यहाँ पर 6 है। डी ई एफ उसको आप करोगे, डी ई एफ तो डी की जो वैल्यू होती है उसमें ए बी सी डी जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं ना, तो सी तक 3, डी की 4 होती है, ई की 5, डी ई एफ और उसकी 6 होती है, वो इसको ऐड कर दो बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। जी एच आई, तो यहाँ पर इसके बाद पूछ रहे कि क्या होगा, तो इस तरीके से जब आगे निकालोगे तो 24 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि आंसर देख के बता रही, मैं आपको आंसर नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ती नहीं हूँ, पूरी कोशिश रहती है कि मैं अटैम्प्ट कर लूँ, एक भी क्वेश्चन मेरे छूटे ना। देखो मैं भाई ऐसे निकालती हूँ, ये देखो ये मैंने निकाल रखे हैं, डी ई एफ 4 5 6 15, ये मैंने ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, और ये मैंने यहाँ पे फेस वैल्यू लिख रखी है, ठीक है। आपको लग रहा हो ये मुझे याद है काफ़ी दिन पहले से ही, तो ये मैंने इस तरीके से नहीं, देखो अब जब आगे एक क्वेश्चन आएगा
तो ये मैंने इस तरीके से निकाल रखा है, ठीक है। आंसर तो है, जो जहाँ कोई इंसान फंसता है तो फिर कहीं ना कहीं पहले पढ़ता है तभी जाके बताता है, लेकिन जो आता है वो तो फिर तुरंत बता देगा, है ना। तो ये अच्छे हैं क्वेश्चन, ये आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, 42 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी पारस्परिक संचार में बाधक नहीं है। ठीक है, अब बाधक नहीं है ये कह रहे हैं, ओके, ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा की साझा समझ, बी शारीरिक अक्षमताएं, सी तकनीकी सीमाएं, एंड डी सांस्कृतिक भिन्नताएं। ये कह रहे हैं कि प्रभावी पारस्परिक संचार में, मतलब वो इंटरपर्सनल स्किल में कौन सा बैरियर नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ों में कौन सा बैरियर नहीं। अब आप थोड़ा सा क्लियर कर देखो, थोड़ा इसको सोचो। सांस्कृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं क्या, तकनीकी सीमाएं हो सकती हैं, शारीरिक अक्षमताएं हो सकती हैं, मतलब फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति तो कम्युनिकेशन में हो सकता है क्या। भाषा की साझा अगर समझ है तो नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर भाषा की साझा समझ है तो मतलब कि उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार श्रृंखला के अनुसार प्राप्तकर्ता की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन है संदेश भेजना, बी संदेश को एनकोड करना, सी संदेश को डिकोड करना, एंड डी प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब इन दोनों में तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, तो पता नहीं इनकोड करेगा डिकोड करेगा, जो प्राप्त करता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, तो पता नहीं क्या करेगा, आपको ये लग रहा होगा, है ना। संदेश को डिकोड करना, सटीक संचार प्रेषक के संदेश का मूल्यांकन करने से उसके अर्थ को समझने और प्रतिक्रिया देने को प्राप्तकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है। तो सी हो जाएगा, संदेश को पहले डिकोड करना। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले इधर भी इसको देखते चलो। ठीक है, ये जो है ये आप इधर से देखते चलो। अभी हम आगे बढ़ेंगे 46 एंड ये 47 तक। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक देख लो। नेक्स्ट है कि प्रभावशाली श्रवण शामिल है, मतलब एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें शामिल है। ऑप्शन है मुख्य बिंदु को स्पष्ट करने के लिए बार बार हस्तक्षेप करना। ऐसा नहीं है, अगर आप बार बार हस्तक्षेप करेंगे तो प्रभावशाली श्रवण होगा कैसे, मतलब कोई व्यक्ति कैसे टाइम से सुनेगा सही से। कहते नहीं कि डिस्टर्ब मत करो, समझ में नहीं आएगा। बी बिना पूछे सलाह लेना। सी अपने विचारों और राय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। एंड डी वक्ता के मौखिक और गैर मौखिक संकेतों पर पूरा ध्यान देना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा 45 में, तो आपका सबसे अच्छा जो आंसर है इसका क्लोज, वक्ता के मौखिक और गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना। जब आप ध्यान देंगे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर फंस रहा है, तभी जाके आपको पता लगेगा कि क्या गड़बड़ है ना। नेक्स्ट है कि चेष्टा, शरीर भाषा और चेहरे की अभिव्यक्ति जैसे सांकेतिक भाषाएं हैं। ए कही गई बातों के प्रति विरोधाभास व्यक्त कर सकती हैं। बी कही गई बातों को समर्थन प्रदान कर सकती है। सी श्रोता की समझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड डी केवल पेशेवरों द्वारा ही सटीक व्याख्या की जा सकती है। हाँ, ये वाले में मुझे लगा था कि डी ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है कि कही गई बातों के प्रति विरोधाभास व्यक्त कर सकती है, क्योंकि कभी कभी मैंने पहले बताया इसमें लॉजिक कभी कभी काम नहीं करता, कभी करता है। अब ये कह रहे हैं कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, BYDWEVMN। अब इसके आगे क्या होगा, इसको पहले करना है कंप्लीट। BY, देखो बी की भी जो फेस वैल्यू पहले ध्यान किया करो, क्या होती है 2 होती है ना। वाई की होती है 25, 2 + 25 = 27, ठीक है 27। डी की फेस वैल्यू 4 होती है ना, और जब डब्लू उधर से घटता है तो उसकी 23 हो जाती है। अब 23 है, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी 27 हो जाएगी। ठीक है, ई की फेस वैल्यू 5 होती है, और वी की फेस वैल्यू क्या होती है, वी अगर आपने लास्ट से याद करो तो उसकी 22 होती है। 22 और 5 कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी 27 ही हो जाएगी अगर आप ऐड करोगे। अब एम और एन कह रहे हैं, एम + एन, तो एम की क्या फेस वैल्यू होती है, उसकी होती है 13 यानी 13 होती है, 13, और प्लस एन की तो उसके आगे ही एन रहता है 14 रहती है। ठीक है, तो क्या हो गया 27। अब यहाँ पर ऐसा जोड़ो जिसकी फेस वैल्यू भी 27 ही आ जाए, तो एल और ओ को जोड़ोगे। ठीक है, एल और ओ को जोड़ोगे तो इनकी जो हो जाएगी वो 13 + सॉरी क्या है मेरे को 12 होगा, 12 और प्लस ओ होता है 15। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी 27। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आपको सी से आ जाएगा। मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि आपको क्लियर रहे, वरना डायरेक्ट आंसर भी बता देंगे तो चलता, पर मैंने फिर सोचा ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, जब तक खुद से पता नहीं चलेगा। कि प्रभावी ढंग से रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के अंतर्गत किन तत्वों को शामिल किया होना चाहिए। ऑप्शन है केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखो बात ये कर रहे हैं कि प्रभावी ढंग से रचनात्मक प्रतिक्रिया देने पे, और यहाँ पर कह रहे हैं नकारात्मक, तो ये कैसे पॉसिबल है,
कि नकारात्मक बात करेंगे तो काम हो जाएगा, है ना, तो गलत है। बी, सुधार के लिए विशिष्ट दृष्टांत और सुझाव प्रदान करना। सी, व्यक्तिगत हमलों और दोषारोपण का प्रयोग करना। एंड डी, सुधार के क्षेत्रों का उल्लेख करने से बचना। तो ये तो आपको पहले ही पता कि हमलों और दोषारोपण का प्रयोग क्यों करेंगे, व्यक्तिगत हमलों का प्रयोग करेंगे, वहाँ आपका काम खराब हो जाएगा। सुधार के लिए विशिष्ट दृष्टांत और सुझाव प्रदान करना, ये आपको यहाँ पे क्लोज लग रहा है 48 में, और ये इसका सही आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NA को 14 और FG को 42 लिखा जाता है तो उसी भाषा में MG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो NA, अब NA की फेस वैल्यू क्या होती है वो पहले ध्यान करो। तो इसकी होती है, N होता है 14 × 1 बराबर 14। FG की क्या होती है, F की E की 5, F की 6 × ये क्या है G। ठीक है, FG 6 × 7, इसकी क्या हो जाएगी 42, 6 सते 42, है ना। अब कह रहे हैं ये कि MJ, तो MJ की फेस वैल्यू क्या होगी, 13 उसकी हो जाती है, और IJ 10 क्या हो जाएगी 130, आराम से निकाल लोगे 130, तो 130 यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें करना था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर विवाद के प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, समस्या को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि इसका हल स्वयं ही हो जाएगा। बी, दोषारोपण एवं कौन सही कौन नहीं पर ध्यान केंद्रित करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन सही कौन गलत ये तो सोचना चाहिए, पर दूसरों पे दोषारोपण पहले नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए क्या होगा सही। सी, संचार, स्पष्ट संचार, प्रभावशाली श्रवण और बीच का रास्ता निकालने की इच्छा। एंटी, दूसरे पक्ष से तत्काल अनुपालन की मांग करना। देखते हैं कि इसमें से क्या होना चाहिए। देखो, स्पष्ट संचार, प्रभावशाली श्रवण और बीच का रास्ता निकालने की इच्छा। ठीक है, क्योंकि हर समस्या में बीच का रास्ता होता है, जिसे निकालेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि संचार में सहानुभूति का अर्थ है। ऑप्शन है, वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना। बी, वक्ता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन और आलोचना करना। सी, अपने अनुभव एवं राय साझा करना। एंड डी, बिना पूछे सलाह और समाधान प्रदान करना। संचार में सहानुभूति का अर्थ है वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना, वक्ता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन और आलोचना करना। तो अब आपको बताना है यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा। तो वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे एक संख्या श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। 2, 6, 12, 20, 30, 40। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें कर लेते होंगे, मैथ्स है, सिंपल है, वैसे तो कुछ खास नहीं है। 1 × 1 को कर दिया है और +1 कर दिया है बराबर 2। ठीक है, अब 2 × 2, 2 2 4 +2 बराबर 6। 18 + 2 20, तो ऐसे आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आप निकाल ले जाओगे, सिंपल है। ठीक है, 7 × 7 तक पहुँचोगे, +7 कर दोगे, 56 आ जाएगा। नेक्स्ट है, संचार में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए। यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति समान सांस्कृतिक मानदंड एवं मूल्य साझा करता है। बी, संभावित संवेदनशील सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा से दूर रहना। सी, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अपनी संचार शैली में बदलाव करना। एंड डी, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को दूसरों पर थोपना। मुझे लग रहा था कि इसमें होगा कि यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति समान सांस्कृतिक मानदंड एवं मूल्य साझा करता है, पर ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्यों समान मूल्य दंड साझा करेगा, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है समाज में, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। पर इसमें जो आंसर इसका सही हो जाएगा 53 का, वो होगा सी, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अपनी संचार शैली में कुछ, मतलब एक होता है कि ठीक है वो नहीं समझ रहा तो आप बदलाव कर लो, वो तो ये यहाँ पे उसका स्कोप है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देखते चलो, आंसर मैं भेजूंगी, आंसर वहाँ से देख लेना, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। ठीक है, 52 एंड 53। ओके, क्वेश्चन है कि 7 तथा 30 के बीच में जो संबंध है वही संबंध 5 और निम्नलिखित में से किस संख्या के बीच में है। ये 4 संख्याएं दी गई हैं। आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोग कर लेंगे इसको। अगर इसको आप इनटू और वो करके करेंगे, जैसे इसको ऐसे करना है, एक सेकेंड, यहाँ पर 7 और 30। ठीक है, इसको ऐसे करके फिर ये करके ऐसे निकालते हो ना, तो कह रहे हैं 7 और 30 के बीच में जो संबंध है वही 5
और फिर ये यहाँ पर x मान लोगे, ठीक है। तो इसको काट पीट के जो आपके आंसर आएगा वो आ जाएगा ए। आई होप कि ज़्यादातर लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं भी कर पा रहे तो इनको सीखो, ये कोई बता भी देगा एक बार में तो आपको मे बी कि एक बार में आ जाए। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको अपने आप से सीखो ताकि एग्ज़ाम में आप कर ले जाओ। नेक्स्ट है कि ईमेल और रिपोर्ट जैसे लिखित संचार माध्यमों में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, अनौपचारिक और संवादात्मक दुर्वचन और शब्द संक्षेप का प्रयोग। बी, संक्षिप्त, स्पष्ट और व्याकरणिक दृष्टि से सही। नेक्स्ट है कि स्वयं के ज्ञान और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित। एंड डी, जटिल एवं तकनीकी शब्दों से पूर्ण। यानी ईमेल और जो रिपोर्ट जैसे लिखित संचार के माध्यम होते हैं ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। संक्षिप्त, स्पष्ट और व्याकरणिक दृष्टि से सही, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि संभावित निवेशकों को संबोधित करते समय एक वक्ता तकनीकी शब्दों और जटिल वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करता है। ऐसे में संचार का कौन सा तत्व वक्ता की प्रभावशीलता में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऑप्शन है सांकेतिक संचार, बी प्रभावशाली श्रवण, सी फीडबैक लूप, एंड डी स्पष्टता और संक्षिप्तता। अब इसमें से 2 आपको क्लोज आंसर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे, मे बी कि गलत भी हो जाए। जैसे मुझे लग रहा था कि प्रभावशाली श्रवण, जब वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और बाधा उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पर आपको लग सकता है कि प्रभावशाली श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्पष्टता और संक्षिप्तता यानी क्लैरिटी एंड कंसाइसेंस। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि कभी कभी यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता, मैंने पहले भी बताया था, है ना। कह रहे हैं, अब देखो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। सुनीता राधिका की माता है जो अजय की बहन है। सुमित मुकेश का इकलौता बेटा है जो अजय के दादाजी हैं। तो सुमित का सुनीता से क्या संबंध है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब आप ब्लड रिलेशन को निकालेंगे, सुनीता उसकी बेटी है राधिका, तो मैं तो ऐसे लाइनिंग करके फैमिली मेम्बर का नाम याद करके निकालती हूँ। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सुमित का सुनीता से क्या संबंध है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि पति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये करने की आप आदत डालो, अगर नहीं कर पाओगे तो आपको सीसाइड में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको अपना लाइव एग्जांपल भी दिखाया कि मेरे क्वेश्चन क्या हैं। एक में 43 और एक में 47 मैंने अटैम्प्ट किए। 47 में मेरे ज़्यादा गलत हुए, 16 क्वेश्चन गलत हो गए, और 43 में मेरे 12 ही क्वेश्चन गलत हुए। हालांकि वो 12 नहीं होने चाहिए थे, कम से कम 5 ही केवल गलत होने चाहिए थे। पर क्योंकि मैंने इनमें कोई भी अभी जो ये आ रहे हैं क्वेश्चन, इनका कोई भी मैंने सब्जेक्ट अभी रिवाइज़ नहीं किया था। सिर्फ मैंने ऐसे रैंडमली पेपर अटैम्प्ट किया कि देखें कि तुरंत में कितनी चीज़ें आपको याद रहती हो और जिनमें आप गेस वर्क भी करते हो वो कितना सही होता है। जैसे ग्रामर अभी मेरी कमज़ोर चल रही है, अभी ग्रामर को रिवाइज़ करना है, पढ़ा है पर रिवाइज़ करनी है। जैसे वर्क एंड टाइम मेरा अभी कमज़ोर चल रहा है, उसको रिवाइज़ करना है। और एज वाले क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है। और ये आपके इंटरपर्सनल स्किल को रिवाइज़ करना है, पर ये मेरे ठीक जा रहे हैं, इनके ही क्वेश्चन मेरे गलत कम हुए हैं, ठीक है। तो ये लाइव एग्जांपल है कि जब हम सीसेट को अटैम्प्ट करते हैं तो क्या गलतियाँ होती है, फिर हमें क्या रिवाइज़ करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि 2 सहकर्मियों के बीच एक परियोजना की समय सीमा को लेकर असहमति है। एक निर्णय पर पहुंचने के लिए वे एक बैठक निर्धारित करने का फैसला लेते हैं जहां वे व्यक्तिगत दृष्टिकोण साझा सकते हैं या कर सकते हैं और एक दूसरे के विचार सुन सकते हैं। इस स्थिति में संचार का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। 2 सहकर्मी आपस में किसी परियोजना के लिए समय सीमा को लेकर असहमत है, मतलब एग्री नहीं है, और एक निर्णय पर पहुंचने के लिए वे एक बैठक निर्धारित करने का फैसला लेते हैं जहाँ वे व्यक्तिगत दृष्टिकोण मतलब अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। तो कह रहे हैं ऑप्शन दिए गए संकेतक और विसंकेतक यानी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। भी सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब वही इमोशनल इंटेलिजेंट। तो इसका तो फिलहाल यहाँ नहीं लग रहा, देखते हैं। चैनल और माध्यम, एंड डी कोलाहल और हस्तक्षेप। तो 2 ऑप्शन मुझे लग रहा है क्लोज है। अब आप पहले देखो कि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या आंसर होगा। क्या डायरेक्ट आपका आंसर निकल आ रहा है या मतलब गेस वर्क काम कर रहा है, क्योंकि कई बार गेस वर्क नहीं काम करता है, ये उसके क्वेश्चन है। तो बताओ मतलब देखो क्या आंसर होगा। वैसे जो इसका आंसर होगा जो नहीं लग रहा था वही होगा, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो कभी कभी गेस वर्क नहीं काम करता। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ये उसी तरीके से एग्जैक्ट निकालनी जैसे वो दे रखा था। अब ये क्या करेंगे, पहले जब इसको निकालोगे तो ये सेम वही है, ऐसे करना है, फिर इसको, फिर ये, फिर 3। अब ये यहाँ पर दिया गया तो ये 7 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में इनको मिला जुला के जो निकलेगा, जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे जो करना होता है
उसको करने के बाद में तो जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 10। ठीक है, कैसे आएगा तो इसको कर लेना, मतलब टफ नहीं है, नॉर्मल है। देखो एक बार बता देती हूँ, सिंपल है। जैसे 7 के बाद में ये 50 कैसे आ गया, ठीक है। 7 का स्क्वायर, तो जब 7 का स्क्वायर करते हो 7 इंटू 7 तो 7 7 49 होता है, +1 किया 50 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 9 आया, +1 किया 10 आया, और 10 यही आंसर है। तो सिंपल है, इसलिए मैंने बताया कि उसमें नहीं बताया था, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें भी नहीं बता रही हूँ, कह रही कि आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम पर्सन के लिए है, जो भी एस्पायरेंट है जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को देख लो, आंसर इधर मैंने बता दिया है तो वही होगा, और मैं इसके आंसर की PDF भी भेज दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से भी एक बार आप क्लियर कर लेना, ओके। ये आपके लिए हैं, जैसे अल्टरनेटिव से तो क्या है, आई होप निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को एक असंतुष्ट ग्राहक से आक्रोशपूर्ण ईमेल प्राप्त होता है। प्रतिनिधि शांत और समझदार लहजे में जवाब देते हुए ग्राहक की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है तथा समाधान प्रस्तुत करता है। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने संचार के किस तत्व को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया? ऑप्शन है सांस्कृतिक संवेदनशीलता, बी अशाब्दिक संचार, सी प्रभावशाली श्रवण और प्रतिक्रिया, एंड डी अनुनय और प्रभाव। तो प्रभावशाली श्रवण और प्रतिक्रिया, देखते हैं कि क्या होगा। आपको इसको पहले ध्यान से पढ़ना है कि समाधान तो प्रस्तुत करता है, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने संचार के किस तत्व को प्रभावी ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो जो प्रदर्शित किया वो प्रभावशाली श्रवण और प्रतिक्रिया, ठीक है। हो सकता था वो भी लड़ सकते थे, है ना, वो भी उसके लिए वैसे ही चीज़ें यूज़ कर लेते, तो वो फिर अच्छा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान आंखों से संपर्क और मुद्रा जैसे अशाब्दिक संचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह, ऑप्शन है, आत्मविश्वास और वृत्ति दक्षता को व्यक्त करता है। बी, इसका साक्षात्कारकर्ता की प्रत्यक्ष धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी, आपके बोले गए शब्दों की तुलना में अप्रासंगिक होता है। डी, फोकसित दिखने से बचने के लिए आंखों से संपर्क और मुद्रा जैसे अशाब्दिक संचार का प्रयोग करना चाहिए। तो फिलहाल ऐसा तो नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये जो क्लोज आंसर है, आत्मविश्वास झलकता है। लोग कहते हैं ना कि आई कांटेक्ट करके रखो, आत्मविश्वास दिखता है, तो वही बात है, ठीक है, और चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 31 मई 2020 को रविवार है, तो 31 मई 2023 को कौन सा दिन होगा? शनिवार, सोमवार, बुधवार या मंगलवार? अब इसको निकाल लो, ये मतलब इसको भी आप अच्छे से पढ़ लो। 31 मई 2020 रविवार, 31 मई 2021 सोमवार, 31 मई 2022 मंगलवार, एंड उसी तरीके से बढ़ जाएगा तो 31 मई 2023 बुधवार। जब महीनों का फ़र्क नहीं होता है, पूरा पूरा ईयर होता है, तो आपको पता है कि एक दिन बढ़ के दिन निकलता है ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा 31 मई 2023 को तो बुधवार होगा, ठीक है। अब इसको निकालना आप सीख लो। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी सहकर्मी को ईमेल भेजते समय आप संक्षिप्ताक्षरों और अनौपचारिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं यदि। क्वेश्चन है कि किसी सहकर्मी को ईमेल भेजते समय आप संक्षिप्ताक्षरों और अनौपचारिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं यदि। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लो। आप एक वरिष्ठ को संबोधित कर रहे हैं, कार्यस्थल पर आपके बीच करीबी रिश्ता है, सी, आप प्राधिकारिक प्रतीत होना चाहते हैं, या डी, ईमेल एक गंभीर मामले के विषय में है। तो क्या कर सकते हैं यदि ऐसा है, तो इनमें से क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। कार्यस्थल पर आपके बीच करीबी रिश्ता है, तो फिर बी है कि कार्यस्थल पर आपके बीच करीबी रिश्ता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के संचार में अशाब्दिक संकेतों की कमी के कारण गलतफहमियां होने की संभावना सबसे अधिक है? ऑप्शन है आमने सामने बातचीत। तो आमने सामने बातचीत अगर करते हैं तो मतलब ऐसी गलतफहमियां होने के चांसेस तो कम हो जाते हैं, है ना। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो इसमें भी कम है। तीसरा, फ़ोन कॉल, एंड चौथा, लिखित संदेश। लिखित संदेश, टेक्स्ट मैसेज जो है वो चेहरे के हाव भाव और आवाज़ के लहजे जैसे अशाब्दिक संकेतों की कमी के कारण गलतफहमियां होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें इमोजी और अन्य लिखित संकेत सहायक हो सकते हैं, किंतु उनमें वास्तविक संदेश स्पष्ट हो ये आवश्यक नहीं है। मुझे लगा कभी कभी फ़ोन कॉल हो सकता है, बट लिखित संदेश हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में FH बराबर 10 और CD बराबर 5 है, तो उसी भाषा में LE का मान क्या होगा? अब ये वही है, मतलब जैसे कि A की जो फेस वैल्यू होती है, जैसे F की क्या होती है, F की होती है 6, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। अब और H की क्या होती है, तो 8 होती है। 6 और 8 बराबर ये कह रहे हैं कि 10। तो इसको निकाला कैसे? तो स्क्वायर वगैरह करके इसको निकाला है यहाँ पर, तब जाकर ये निकली है, ठीक है।
एंड यहीं पर आपका जो ये दे रखा है सी और डी, सी की 3 होती है ABC में देखते हो है ना, और डी की 4 होती है। तो इसको इन्होंने स्क्वायर कर दिया, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, और उसको करके कैसे किया है, थोड़ा सा उन्होंने अलग करके किया है। तो वही यहाँ पर कह रहे कि LE, अब LE का जो मान होता है, जो मतलब उसकी फेस वैल्यू होती है, L की होती है 12, ठीक है। अगर और E की तो हमने 5 अभी देख ही ली, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का 144 होता है और 5 का 25 हो गया, 5 4 9 4 2 6 और 169, और ये होती है 13, ये स्क्वायर होता है 13 का, तो ये यहाँ पर 13 ये आपकी आ गई वैल्यू, ऐसे इसको निकाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 60 नंबर से हमने सॉल्व किया, तो इसको भी आप देखते चलें, जो भी एस्पायरेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें भी पूरी हेल्प हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोक सेवा विज्ञप्ति में प्रेषक भाषा के प्रयोग का कारण है। ऑप्शन ए, लोगों को एक तटस्थ विषय के बारे में सूचित करना। बी, एक मज़ेदार कथा के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना। सी, लोगों को विशिष्ट कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। या डी, वक्ता की व्यक्तिगत राय को अभिव्यक्त करना। लोक सेवा, अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट यूजेस, ठीक है। तो विज्ञप्ति में प्रेषक भाषा के प्रयोग का कारण है, मतलब लोक सेवक में जो विज्ञप्ति होती हैं उनमें जो भाषा के प्रयोग का कारण है वो इनमें से क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं, ये इसके क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, ये पूछना चाहता है। तो लोगों को विशिष्ट कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, लोक सेवा विज्ञप्ति में प्रेरक भाषा के प्रयोग का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना एवं एक विशिष्ट लक्ष्य के प्रति लोगों के आचरण को प्रभावित करना। आप देखते हैं ना, जब सरकारें कोई योजनाएं वगैरह लाती हैं तो उसमें वो प्रोत्साहन देती हैं, है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि लोगों को विशिष्ट, एक सेकेंड, लोगों को विशिष्ट कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी समूह परियोजना में बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति की स्थिति में, अगर आप असहमत हैं तो फिर उस स्थिति में क्या होना चाहिए। बीच का रास्ता खोजने का प्रयास करेंगे। बी, मतभेद से बचने के लिए बहुमत का समर्थन करेंगे। सी, द्वंद्व की संभावना के बावजूद अपनी बात खुलकर रखेंगे। एंटी, नाखुश होकर समूह का हिस्सा नहीं बने रहने का निर्णय लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अगर मतभेद आ रहा है, कई सारे लोग हैं, जैसे 12-15 लोग हैं, वहाँ पे मतभेद आ रहा है, तो हो सकता है आप नाखुश हो और समूह का हिस्सा नहीं बने रहने का निर्णय लें, मतलब उस हिस्से से हट जाएं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें उपयुक्त रास्ता क्या हो सकता है कि बीच का रास्ता खोजने का प्रयास करेंगे, मतलब ना तो बुराई हो, ना तो आप बहुमत जो आप हिस्सा है ना तो हिस्से से हटें और ना ही आप अपनी बात से किसी को हर्ट करें, तो बीच का रास्ता खोजना सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है कि AB बराबर 3 और प्रयागराज बराबर 97 है, तो संभाजी नगर बराबर या संभाजी नगर बराबर होगा। तो ये वही फेस वैल्यू है, A की 1, B की 2, 1 + 2 = 3 हो गया। तो इनकी जब फेस वैल्यू गिनेंगे तो 97 ही आएगा। ये मेरा क्वेश्चन भी सही हुआ था। तो जब आप इसको देखोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 104 यानी 104 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे, गिनोगे, तो वो आ जाएगा। मैंने कई सारे क्वेश्चन में बता दिया, तो आई होप आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट है कि टीम मीटिंग में कौन सा व्यवहार प्रभावी सांकेतिक संवाद को दर्शाता है। ऑप्शन ए, अपनी बाहें बंद करना और दूसरों से नज़रें मिलाने से बचना। देखो, प्रभावी सांकेतिक संवाद की बातें हो रही हैं। बी, स्वीकृत प्रदर्शित करने हेतु थोड़ा झुकने के मुद्रा में सिर हिलाकर हामी बढ़ना, जैसे लोग मुंह से नहीं बोलते ऐसे कर लेते हैं ना, या फिर सर हिला देते, वो कह रहे हैं। सी, बातचीत पर हावी होना और दूसरों पर हावी होना। डी, घबराहट के कारण हिलना डुलना और आई कांटेक्ट से बचना। तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो नुकसान हो रहा है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी, स्वीकृति प्रदर्शित करने है तो थोड़ा झुकने की मुद्रा में सिर हिलाकर हामी बढ़ना, ठीक है, क्योंकि सांकेतिक भाषा है, लिखित में या रिटेन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अनुक्रम ZV NJ में लुप्त अक्षर है। अब ये भी उसकी फेस वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, फेस वैल्यू जब आप निकालोगे तो जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा DQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि किसी मित्र के साथ असहमति की स्थिति में संवाद का कौशलपूर्ण प्रभावी अभ्यास है। ऑप्शन है, अपनी बात पहले समझाने के लिए उसे बीच में रोकना। बी, और अधिक मतभेद अथवा संघर्ष को विराम देने के लिए बातचीत करने से पूरी तरह बचना, नहीं। सी, केवल अपनी स्थिति को सही साबित करने पर ध्यान केंद्रित करना। यदि प्रतिक्रिया देने से पूर्व सक्रिय रूप से उसके दृष्टिकोण को सुनना, ठीक है। तो ये तो सही है ना, अगर कोई अपनी बात कह रहा है और आप उससे असहमत हैं तो उसकी पूरी बात सुनेंगे, फिर उसको असहमति प्रदर्शित करेंगे
और उसकी बात को, उसके दृष्टिकोण को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। तो डी आंसर हो गया। देखो यहाँ पर ये 2-3 जो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन हैं वो आपके मिलते जुलते हैं। अगर इनको कई बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर इतने सारे इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन कोई करवा भी रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उससे बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, इससे भी कर लो, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही करते होंगे, ठीक है। तो आप ये देख लो, और इस साइड में मैंने आंसर भी बता दिया है तो आपको आंसर भी मिल जा रहा है, तो आई होप कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि अन्य से भिन्न संख्या युग्म समूह का चयन कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन 3 में से सबसे भिन्न है, ठीक है। तो देखो जो ये इसमें मैं बता देती हूँ, ठीक है। 5 और 21 का है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, -5 कर दोगे इंटू 4, 4 पंचे 20 तो होता ही है ना, और प्लस उसमें 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 21। अब यहाँ पर क्या है 6 और ये 25, इसमें भी अगर 6, 6 चौका 24, ये 24 होता है ना। और 24 के बाद में एक आप प्लस कर दोगे तो 25 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 4 पंचे 20 में 21 आया, ये 6 चौको 24 में 25 आया। अब ऐसे ही अगर आप ये कर दो, ये ऐसे दिया है, आपकी संख्या दी गई है, तो ये सिंपल है, 8 चौको 32 होता है ना, 32 + 1 33 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में लास्ट बचता है आपका 9 और ये 37 करके। इसको जब आप करोगे 9 इंटू, अब इसमें अगर 4 का इंटू कर रहे हो तो ये होता है 36 और +1 तो 1 हो गया 37, 21 25 33 37। अब यहाँ पर क्या आंसर कह रहे हैं, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि ये सबसे अलग है। ओके चलो नेक्स्ट है कि एक प्रतियोगिता में 47 लोगों ने भाग लिया, जिसमें संजय और रमेश शीर्ष से 10वें और 12वें स्थान पर रहे हैं। दोनों नीचे से किस स्थान पर हैं, ए 37वें और 39वें स्थान पर, बी 38वें और 36वें स्थान पर, सी 39वें और 41वें स्थान पर, या डी 38वें और 39वें स्थान पर, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं ये भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से, जैसे मैं क्या है लेफ्ट और राइट वाला मुझे याद है, तो नीचे से संजय की रैंक अगर देखेंगे तो 47 है, ठीक है। कितनी है 47, -10 + 1 = 38। नीचे से रमेश की रैंक कह रहे हैं तो ये भी 47 हो जाएगा, -12 + 1। ये तरीका है मेरा बताने का, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं बता रही हूँ वो आपका सही होगा। संजय और रमेश का पूछा है नीचे से, तो 38वें और 36वें स्थान पर होंगे, क्योंकि मैंने निकाला था, मैं ये लेफ़्ट + राइट +1 करके, और एक होता है लेफ़्ट + राइट -1 करके, ठीक है। ये फार्मूला होते हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ, तो मैंने उसी से निकाला था। तो आप अपने तरीके से निकाल लेना है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ओरली बता दिया है, आप अपने तरीके से निकाल लेना कि आप कैसे निकालते हो, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा 38वें और 39वें, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि रमेश शीर्ष से 10वें 12वें स्थान पर है, दोनों नीचे से किस स्थान पर हैं, ठीक है। दोनों का नीचे से पूछा है तो, और ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, नींबू, संतरा, आम, डैश। ऑप्शन है एवोकाडो, बी पपीता, सी तरबूज एंड डी केला। अब ये यहाँ पर इसको मिलान करने को बोले, तो नींबू और संतरे दोनों में से एक से अधिक बीज होते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने ये लॉजिक दिया है, आम के मध्य भाग में एक बड़ा बीज होता है और एवोकाडो के मध्य भी एक बड़ा बीज होता है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, एवोकाडो को इन्होंने लिया है, ठीक है। ये सिंपल है आपका, आपने ये 4 डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हेमंत का मुख उत्तर की ओर है और वह उस दिशा में, तो ये यहाँ से जब चलोगे, मतलब हेमंत यहाँ से स्टार्ट करता है, ये एक्स दूरी ही तय करने को बोल रहे हैं, एक्स यहाँ गया, फिर बी ऑप्शन पे रुक गया, फिर उसने घूमने को बोला कि वह उस दिशा में एक्स दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां ये हो जाएगा। यहाँ पर भी ये एक्स दूरी चलता है, ठीक है। फिर ये सी ऑप्शन पे आया, फिर ये यहाँ पर एक्स दूरी ही बोलते हैं चलने को, तो ये चलता है, ये कह रहे हैं ना कि बाद दाएं मुड़ता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और एक्स दूरी तक चलता है, ठीक है। तो वह पुनः दाएं मुड़ गया, एक्स दूरी तक चल गया। अब आ गया यहाँ पर डी ऑप्शन पर। इसके बाद में इन्होंने कहा कि अपने आरंभिक बिंदु की तुलना में वह किस दिशा में खड़ा है। तो अगर बात करोगे कि खड़ा है, तो अपने आरंभिक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है। दिशा ये नीचे को तो होनी चाहिए थी दक्षिण,
और इसके बाद में इन्होंने लेकिन अपना केवल वही पॉइंट मान लिया, पूछा दिशा लेकिन पॉइंट मान लिया, तो उसी पॉइंट पे खड़ा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो कह रहे हैं कि एक घड़ी सोमवार को 12 बजे मध्याह्न को 5 मिनट धीमी होती है और बुधवार की दोपहर 12 बजे मध्याह्न को 3 मिनट आगे होती है। अगली बार घड़ी ने सही समय कब दिखाया? पहली बात तो मुझे घड़ी के क्वेश्चन नहीं आते और मैंने इनको नहीं पढ़ा है, मैं इनको नहीं तैयार करती हूँ। मैंने रैंकिंग, वर्क एंड टाइम और ये डायरेक्शन वाले और ब्लड रिलेशन और फिर ये जो वैल्यू होती है ABCD वाली, जैसे शाहजहाँ नगर का क्या होगा, मैं ये सब तैयार की हूँ। प्लस मैंने ग्रामर तैयार की है और हिंदी के जो पैसेज आते हैं और प्लस इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आते, मैं सिर्फ इसका आपको आंसर बता सकती हूँ। अगर आप में से किसी को आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात है कि जब नहीं आता है तो फिर मैंने माथापच्ची उसमें कैसे करूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं है और फिर एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल मुझे नहीं आता, अगर मैं सीखने की कोशिश करूँगी तो मुझे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो वर्क एंड टाइम है और डायरेक्शन, ये मुझे सीख के ही आए हैं, मुझे पहले नहीं आते थे, हाई स्कूल में भी नहीं आते थे। हाँ, जो ABCD वाली वो जो वैल्यू वाले हैं वो मुझे काफ़ी पहले से आते थे। तो कुछ चीज़ें हैं रीजनिंग की जो मुझे आती थी पहले से ही, कहीं से मैंने पढ़ी, कैसे पढ़ी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे आती थी। ब्लड रिलेशन भी मुझे आ जाता था बहुत ईजिली, पर ये क्वेश्चन है कि पढ़ना पड़ेगा तब आएगा, तो मैंने इसको नहीं तैयार किया है। ठीक है, तो मैं इसको आंसर ईजिली बता दे रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से तैयार कर लेना। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों का सर्वोत्तम क्रम क्या है? ऑप्शन है माँ, सेकेंड शादीशुदा लड़की, थर्ड नवजात शिशु, 4 किशोर लड़की एंड 5th दादी। सबसे पहले आ जाएगा थर्ड आपका, देखो ऐसे निकाल लो, यहाँ ऑप्शन में जाओ मत, नवजात शिशु होगा, इसके बाद में वो बनेगी किशोर लड़की 3 4, किशोर लड़की के बाद में वो उसकी होगी शादी, तो हो जाएगी वो शादीशुदा लड़की, फिर वो हो जाएगी माँ, ठीक है, तो 1, और फिर हो जाएगी वो दादी, तो 5, 3 4 2 1 5। अब ये कहाँ मिल रहा है? 3 4, अब यहाँ 4 नहीं है, ये बाद में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और बी ही ऑप्शन आपका सही भी, और ये मेरा क्वेश्चन भी सही निकला था। ठीक है, चलो, हाँ, जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो देखते चलो, मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि पूरी टेस्ट सीरीज मेरी हिंदी मीडियम की है, तो मैं इंग्लिश मीडियम को लाऊंगी कहाँ से? हालांकि बाईलिंगुअल में क्वेश्चन रहते हैं तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ओके, चयन करके अनुक्रम पूरा कीजिए। ये है भाग्यनगर 85 और ये है कर्णावती। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू दे दी गई है, ये किस तरीके से निकाला गया होगा मालूम नहीं, इसको करने के बाद पता चलेगा। अब कर्णावती की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यह उसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसकी जो वैल्यू होती है 2 8 1, ठीक है, 7, y की होती है 25, ठीक है 25, तो ऐसे जब इसको जोड़ोगे 85 आ जाएगी। तो अब कर्णावती की सिंपली हम निकाल लेंगे। कर्णावती की क्या होगी? k की आपकी हो जाती है 11, a की हो जाती है 1, सिंपल है, अभी 2-3 दिन से कर रहे हैं तो अच्छे से याद ही होगा सबको। 18, mn, देखो 13 और 14 पास पास में ही रहते हैं, है ना, m की होती है 13 और n की होती है 14, और a, और अभी मतलब कल से निकाल रहे हो, v की भी बहुत सिंपली पता होगी, 22 होती है, क्या होती है 22, 1 20, ठीक है, t की 20 होती है, हमेशा याद रखो, i की 9 होती है। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 11 1 18, सिंपल है, 14 1 22 20 और 9। अब इसको जोड़ के निकाल लो, कोई इसमें नया नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक कथन के लिए फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 तर्क दिए गए हैं। ठीक है, मतलब वही कथन कारण टाइप से क्वेश्चन है। क्या भारत के लिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर, है ना, नवीकरणीय संसाधनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है? तो प्रेजेंट टाइम जो सिनेरियो चल रहा है वो तो यही कह रहा है, उसकी यही नीड है, यही मांग है। तर्क है ऑप्शन फर्स्ट, हाँ, आज हम जिन अधिकांश ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, राइट है। सेकंड, नहीं, अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर शोध करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो सेकंड तो ऑब्वियसली बहुत, मतलब कुछ भी उसका तर्क नहीं है। जब सेकंड, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कौन सा ऑप्शन बचता है? ए, और आप आँख बंद करके टिक लगा लो और आपका आंसर भी 79 का ए ही सही होगा, और 79 का ए ही सही है। ठीक है, तो बस ये लॉजिक वाला है, इसमें कोई साइंस नहीं लगती है, आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आने लगेगा, है ना। नेक्स्ट है, कह रहे हैं फिर कथन कारण के तरीके ही क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगेगी। ठीक है,
कारण है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, तो ये भी आपको ठीक ही लग रहा होगा, है ना। देखो जो ये कारण होगा तो इसका ये रिजल्ट तो होगा, बात तो सही है, बस सपोर्ट करने की बात है। वहाँ पर क्या है, सपोर्ट भी कर रहा था कथनोकरण एक दूसरे को। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं क्यों, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगी, जिससे ध्रुवीय बर्फ के पिघलने की गति तीव्र हो जाएगी, है ना, तीव्र हो जाएगी। तो चलो कह रहे वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी, लेकिन वैश्विक केवल तापमान केवल उसी से नहीं बढ़ेगा, बर्फें भी पिघलने लगेंगी, है ना। तो वो कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि 16,000 पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती हो। पहली बात तो मैं इसको वो जो 100 और ये एन वाला अपॉन जो इसमें निकालती हूँ, तो मेरे निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पर जैसे ए बराबर पी मूलधन है और वर्ष तो 2 अर्धवार्षिक हैं, और अवधि यानी टी बराबर समय 1 वर्ष, इस तरीके जो निकालते हैं मैं वो नहीं निकालती, मैं दूसरे तरीके से निकालती हूँ। तो उसमें आपका क्या है कि सिंपली सी आई निकालना है, पहले तो सी आई निकालना 10% की वार्षिक दर से, बस उसकी जो ब्याज की गणना वो अर्धवार्षिक में करनी है, ठीक है। तो वो जब आप कर लोगे तो नॉर्मली बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, 1640 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के, तो जो भी दोस्त इंग्लिश मीडियम से एस्पायरेंट जुड़े हुए हैं वो इसको देखते चलो, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये यहाँ तक हमने 81 तक देख लिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंगकोर वाट, ठीक है, अंगकोर वाट, अंगकोर वाट नहीं, अंगकोर वाट 990 लिखा जाता है, तब उसी सांकेतिक भाषा में रानी नगानिका के लिए क्या प्रयुक्त होगा। तो ये मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बता चुकी हूँ। अगर आप इन्हें उसी तरीके सॉल्व करेंगे जैसे मैंने सारे शब्दों की वैल्यू निकाली थी, तो आंसर आपका यहाँ पर ए आ जाएगा, और आप इसको करिएगा कोशिश, ठीक है, क्योंकि और मैंने बता दिया। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए, जैसे ए वाई वी डी जे ओ टी ई, तो ये भी वैसे ही निकलेगा, इसमें भी कुछ भी नया नहीं करना है, इनकी वैल्यू निकाल के फिर जोड़ना है, वैसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका फिर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनावश्यक क्यों वही चीज़ें बताएं जो हम बता चुके 3-4 बार, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से संख्या के उस समुच्चय को का चयन कीजिए जो समुच्चय 9, 18, 81 के समान हो। तो अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 7, 94, 49, बी 12, 144, 441, सी 4, 8, 16 एंड डी 7, 49, 28 यानी 28। 9 का इंटू 2 से करोगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। और 9 का जब आप देखो एक चीज़ तो यहाँ निकलेगी कि 9 दूनी 18 करोगे, और 9 इंटू 9 जब करोगे तो 9 9 81 बोलते हैं, है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस तरीके से निकलेगी। देखो वो तरीके में फिर आप यहाँ फंस जाओगे, वो तरीका नहीं, जैसे 9 9 81 होता और 81 का उल्टा 18 है, तो ऐसे जब आप करोगे तो 7 7 49 होता, 49 का उल्टा 94, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे करेंगे तो फिर यहाँ एक शब्द फंस रहा है, उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए, सभी टेबल दूध हैं, ठीक है, जैसे ये आपने ऐसे बना लिया, ये है टेबल, तो ये सभी हैं, ऑल है, ऑल ऐसे ऑल बोलते हैं, है ना। तो सभी टेबल दूध हैं, तो ये यहाँ पर हमने एक ऐसे एक और बना लिया कि ये सारी की सारी ऑल मिल्क हैं, ठीक है। कुछ दूध आम है, कुछ दूध का मतलब यानी थोड़ा सा, तो ये इसको कट कर लो, ये आम भी है, ठीक है। तो अब इनका कहना है यहाँ पर ये जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे हमें करना, जैसे सभी टेबल, तो ये सभी टेबल हैं, दूध हैं, सभी टेबल दूध हैं, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सभी टेबल में ये वाला भी गोला काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे निकालती हूँ तो मैंने बना दिया। इसके बाद में कह रहे हैं कि कुछ दूध आम है, तो ये दूध का कुछ पोर्शन हमने आम में कर दिया। अब यहाँ निकालना निष्कर्ष कि सभी आम दूध हैं, सभी जो आम हैं वो दूध हैं, तो इससे आप निष्कर्ष देखो, कुछ टेबल आम है। अब कुछ टेबल और आम क्या बन रहा है, क्या देख लेते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा लॉजिक कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। देखो पहली बात तो टेबल सबसे दूर है, इनका आम से कोई लेना देना ही नहीं, कनेक्शन नहीं है, तो ये जो कुछ टेबल आम है ये भी कट गया। सभी आम दूध है, सभी आम नहीं है, ठीक है, कुछ दूध आम है, तो कुछ आम दूध हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो फिर ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी कि कोई भी इनमें से सही नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन है और डी आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो ये वाला कर सकते हो
ठीक है। टेबल वाला, मेज वाला, मतलब मेज, ये सभी टेबल, ये छोटा सा गोला किया, इसके ऊपर पूरा बड़ा वाला गोला कर दिया, इससे भी निकल आता है। और इसको कर दिया दूध, ठीक है, वो दूध बोल रहा है। और कुछ दूध आम है, ठीक है, तो इसका कुछ ही पोर्शन लेना है, क्योंकि कुछ दूध है। जब सभी दूध बोल देता या सभी मेज बोल देता तो आप पूरा ले लेते, तो ये हो जाएगा आम। मैं ऐसे निकालती हूँ, मेरा आंसर निकला था ज़्यादा था। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो मेरे 18 क्वेश्चन तो सही रहते, अभी 1-2 में लॉजिक का काम नहीं किया, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 संख्याएँ हैं 4:5:6 के अनुपात में, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 30 और 1800 है। सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, तो नॉर्मल निकाल लेते हैं इसको। देखो सबसे पहली बात तो इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो 120 हो जाएगा, है ना। एलसीएम निकालना पता होगा, तो 120 हो गए। अगर एक्स मान लो तो ठीक है, इसको 4x 5x 6x, इनका एलसीएम हो गया क्रमशः इन दोनों का, तीनों का सॉरी, 120x। अब इनको जब रख के आप एलसीएम 120x रख के करोगे संख्याओं को, और ये इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600, ठीक है। उसका एलसीएम आपका 120 और उस एचसीएफ हो जाएगा 3600। अब इसको जब आप निकालोगे तो 120 और 150 और 180, और इन्होंने सबसे छोटी संख्या पूछी, तो उसमें छोटी संख्या सबसे जो होगी वो 120 होगी। सिंपल है, 5x 4x और 6x करके मान होंगे। तो इस तरीके से निकालना, आंसर मतलब उसमें भी दिया गया उससे निकाल लेना और अपने तरीके से निकाल लेना, इससे ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि m आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं और 5 आदमी को काम करने के बाद उस कार्य को करने में अतिरिक्त 10 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आंसर आपका 30 आदमी निकल आएगा। आप अपने तरीके से निकालना, मैं भी इसमें एलसीएम में लेके इसको भी निकालती हूँ, ठीक है, तो आप अपने तरीके से निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 धावक 21 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। ऑप्शन ए 6 सेकंड, बी 7 सेकंड, सी 8 सेकंड एंड डी 9 सेकंड, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये परिधि वाला क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर वाला या अपॉन वाला, तो नॉर्मली ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें 6 सेकंड आएगा। बट ये मेरे पास इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैं इसको अपने ट्रिक से नहीं निकाल मतलब ट्रिक ही नहीं है, मैंने इसको उस तरीके से नहीं तैयार किया, तो मुझे इसका ज़्यादा खास कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं उसमें कुछ भी गलत नहीं करूँगी, आप अपना देख लेना, ठीक है। ये फिलहाल हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम को जो एस्पायरेंट है वो देखते चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि 2 बेलन ए और बी की तली की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है और ऊंचाई का अनुपात A:3 है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 7 गुना है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये वही बेलन और त्रिज्या वाले क्वेश्चन है, आंसर आपका सी है, क्योंकि मुझे इसका वो नहीं आता है तो मैं तो इसको नहीं बता पाऊँगी, आप लोग अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। किसको आता है तो कोई ज़रूर शेयर करे मेरे साथ में, और नहीं तो आप आपस में देख लो, और कोई अगर ट्रिक है तो उससे निकाल लो, है ना। नेक्स्ट है कि 13 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि सम और विषम स्थानों पर प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य क्रमशः 9 और 10 है तो सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है, ये इसका मतलब क्वेश्चन, हमें यहाँ पर इसका आंसर निकालना है कि इसका क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ये कहते 13 प्रेक्षण, तो जैसे अगर आप एक से गिनोगे 1 2 3 4 5 ऐसे 9 10 11 12 13 है, तो सम स्थान वाले प्रेक्षणों का जो अंकगणितीय मान है, तो जैसे सम में क्या होंगे 2 4 6 8 10 और 12, है ना। और तो सम स्थान वाले प्रेक्षण का योग 2 4 6 8 10 12 बराबर 54, और विषम स्थान वाले प्रेक्षणों का अंकगणितीय मान होगा 1 3 5 7 9 11 13, तो उनका हो जाएगा 10, ठीक है, उनका हो जाएगा 54, इनका हो जाएगा 10। तो इसको इस तरीके से मिलान करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि 9 और डैश 53। अच्छा अभी देखो मैं बता रही हूँ तो आपको लगेगा क्या पढ़ के बता रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा, वहाँ देखोगे तो बहुत सिंपल है और बहुत आराम से हो जाएगा, है थोड़ा लेंदी पर सिंपल है, आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि 50 कलम के विक्रय के बाद विक्रेता को 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत है A 80%, B 66.67%, B 40% या D 33.33%। यदि 50 कलम के विक्रय मतलब सेल प्राइस पे, ठीक है, ये सेल प्राइस बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ निकालना है, तो वही CPSP बराबर है, खास कुछ नहीं है, B ऑप्शन हो जाएगा, आप इसको कर लेना। नेक्स्ट है यदि A + B बराबर A/B + B/A और तब A³ + B³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1
3 4 और 2, ये इसका क्वेश्चन है। तो ये वो वाला है क्वेश्चन, a प्लस बी, ठीक है, बराबर 1/b ऐसे, और प्लस b/a, ठीक है। तो मान लीजिए वही है कि a बराबर 1, a बराबर b, सॉरी a बराबर b बराबर 1, एक हमने माना, 1 + 1 बराबर 1/1 प्लस 1/1, ये है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं निकालते थे, वही वाला यहाँ पर बता रहे हैं कि a³ प्लस b³ तो बराबर वही, आप 1 का क्यूब कर दो प्लस लेफ्ट हैंड राइट के 1 का क्यूब और राइट हैंड साइड के 1 का क्यूब बराबर 2, तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि एक बेलन की तली का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होती है, 80%, 50, 100 एंड 200%। तो आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक 50 मीटर लंबी ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रक को पार करने में ट्रक के समानांतर उसी दिशा में दौड़ रहा है। ट्रक द्वारा लड़के को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम वाला है, दूरी बराबर गति इंटू समय निकाल करके करोगे तो सिंपल है, ए आ जाएगा 5 सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो बेलन का आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। समथिंग उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन मिलता जुलता है। बी हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है, यदि 2 बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x+3, ये इस तरीके से दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन इसीलिए नहीं पढ़ती हूँ, कई सारे लोग बोलते भी हैं ताकि टाइम बचे। आंसर की बात करोगे तो डी हो जाएगा x² + 7x + 12, ठीक है। चलो, ये हमारे इंग्लिश मीडियम दोस्तों के लिए हैं, तो इसको भी देखते चलें। 92, 93, 94, 95, ठीक है, और 96। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो मध्यिका मान यानी मीडियन वाला पूछ रहे हैं, सिंपल है। तो ये प्रेक्षणों मतलब निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर संख्या दी गई हैं, अब इनको नोट डाउन कर लेना पहले आप लाइन से, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं व्यवस्थित करोगे तो 2, 3, 4 ऐसे करके नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। तो जो मान होगा बीच का वो हो जाएगा 8। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 संख्याएँ दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो संख्या दी जाती है उसको ही मानते हैं, है ना। तो देखो 2 से अगर नोट डाउन करना शुरू करोगे तो 8 इसका सिंपल हो जाएगा, 2 बार यह 8 आया है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आप इसको करके देख लेना, सिंपल है, मैंने किया था। कहते सूरज और राम किसी कार्य को 100 दिनों में करते हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है, उसी कार्य को पूरा करने में अकेले सूरज को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। किसी काम को ये लोग पूरा करते हैं तो 100 दिन लगते हैं, अकेले सूरज अगर उसको करेगा। अच्छा, क्षमताएँ भी दोनों को दे दी हैं। ऑप्शन है 95 डेज, बी 120, 200 या 240 यानी 240। तो मतलब वही मान लीजिए 5x और 7x से कर लो, या तो आप एलसीएम वाला कर लो। मुझे तो एलसीएम वाला सिंपल लगता है, तो जब एलसीएम वाला करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 98 का डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप वो मानने वाला कर सकते हो कि 7x 5x मान लिया तो उससे कर लो, कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 80 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी वो 2 निकालनी है, ठीक है, सिंपल है। देखो x से निकालोगे तो भी, अगर वैसे निकालते हो तो भी, आंसर जो आ जाएगा वो आपका 99 का सी ऑप्शन आ जाएगा, 76 और 84। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियाँ प्रकृति में 12मासी होती हैं, बात तो सही है। बर्फ़ पिघलने से हिमालय नदियों में जल की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ऑप्शन इंटरचेंज है, तो ध्यान रखना। तो ये सीसेट पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम जीएस के पेपर सॉल्व करेंगे, और ये पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन में मिलेगी, और दूसरी बात है कि और भी कई सारे क्वेश्चन हैं उनमें मिलेगी। हाँ, तीसरी बात ये है कि मुझे सच में कुछ क्वेश्चन नहीं आते, मैंने नहीं बताया, मैंने आंसर आपको इसलिए बता दिया ताकि जब आप सॉल्व करें तो आप चेक कर ले कि आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।